हेलो दोस्तों, पूर्ण स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नई एनर्जी के साथ आप लोग के लिए सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूं सोलर सिस्टम का। जिसमें कि मैंने कल एक लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें कि मैंने आप लोग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताया था, तारामंडल बताया था और उसमें तारा बताया था, इसमें नक्षत्र बताया था और गैलेक्सी आप लोग को बताया था। ये सब चीज एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने वीडियो को वहीं स्टॉप किया था और आज मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। तो ये आप लोगों का जो भी स्टूडेंट सेवंथ फेज की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े। आप लोग को एकदम टू द पॉइंट कंटेंट बीपीएससी का एग्जाम लिया जा रहा है, बीपीएससी आयोग के द्वारा आप लोग का एग्जाम लिया जा रहा है। तो आप लोगों को एकदम तैयारी अपनी मजबूत रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों को पता है बीपीएससी किस प्रकार से एग्जाम अपनी लेती है। तो आप लोग को उसी आधार पर मैं सारा कंटेंट आप लोग को दूंगा, जिसमें कि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम मजबूत रखें। तैयारी मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों को कंटेंट अच्छी लगती है, जिसमें कि आप लोग इस वीडियो से आप लोग को लगती है कि हाँ, कुछ आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव है, कुछ आप लोग के सजेस्टिव है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। तो यह आप लोग के वीडियो के लिए मैं हमेशा मेहनत करता रहूंगा और नए नए वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे दोस्तों। ये वीडियो आज सेकेंड लेक्चर है। आप लोग फर्स्ट लेक्चर का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ लिंक आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और आप यह लेक्चर जो भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो उसका यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पूर्ण स्टडी के नाम से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो आप लोग वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। कोई भी आप लोग को नोटिफिकेशन या कोई भी पेज मुझे डालनी होती है तो मैं वहां डालता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। उनको भी यदि अच्छी लगी कि वीडियो, तो उनको उनके एग्जाम में तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों। एक नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग फिर से बने रहेंगे। चलिए आज हम लोग, जैसा कि मैंने कल बोला था, आप लोगों के लिए आज मैं सेकेंड टॉपिक जो ला रहा था, वो टॉपिक का नाम है आप लोग का प्लैनेट्स। ताकि हमारा सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उनको जानेंगे। तो सोलर, ये रहा आप लोग का सोलर सिस्टम। ये पेज आप लोग, जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम का है, जिसमें कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग ये पिक्चर तो देख लिए, अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि कल मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई मैंने बताया था आप लोग के लिए। आज मैं सोलर सिस्टम की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत देखिए। जिस अलग अलग सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई है, तो उनके द्वारा बहुत से वैज्ञानिकों का बहुत अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो पहला सिद्धांत जो है मोनो स्टार थ्योरी, एक तारा सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़े से हुआ, ऐसा कहा जाता है। कि जो मोनो स्टार थ्योरी था, तो ऐसा कहा जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जो भी हमारे सौर मंडल का जो विकास हुआ है, निर्माण हुआ है, ये सूर्य के टुकड़े, जो हमारे सूर्य के जो परत है उनके टुकड़े से, मतलब टूटने के कारण उनके एक भाग है, उनके टुकड़े टुकड़े जो हुए हैं उनके एक भाग है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है मोनो स्टार थ्योरी में। तो इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया है। ठीक है, ये सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया है। तो पहला जो है गैसीय सिद्धांत है। ठीक है, तो हम लोग पहले गैसीय सिद्धांत को देखेंगे। इसे कांट महोदय ने दिया है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि मोनो स्टार थ्योरी क्या कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है सूर्य के ही टुकड़े से हुआ है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मोनोस्टार थ्योरी में कहा क्या कहा गया, कि जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है तो वो सूर्य के टुकड़े से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो आगे चलते हैं। देखिए इसका जो सिद्धांत है दो वैज्ञानिक दिए, पहला कौन था जो कांट महोदय दिए, और ये गैसीय सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो आप लोग को एकदम याद रखनी है कि कहा जाएगा कि आप लोग को कि कांट महोदय ने किस जो सोलर सिस्टम का सिद्धांत दिया तो कौन सा सिद्धांत है, तो ये गैसीय सिद्धांत था, ठीक है। ये गैसीय सिद्धांत था। तो गैसीय सिद्धांत किसने दिया, कांट महोदय ने। मतलब कि आप लोग को उलट पुलट करके आपसे क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। देखिए इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण, देखिए सूर्य के जो घूर्णन गति के कारण, ऐसा नहीं कि हमारा प्लानिट में कोई भी स्थिर है, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूमते रहती है। तो घूर्णन के कारण, देखिए घूर्णन के कारण, घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया। जैसे कि वो स्पीड में घूरते रहते, तो उसकी जो बाहरी परत है, तो बाहरी परत जो है अलग हो गई। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, ये सूर्य है, तो ये अपने अक्ष पर क्या है, घूमते रहती है, या अपने अक्ष पर घूमते घूमते रहती है। तो इसकी जो बाहरी परत है, ये बाहरी परत जो है टूट कर अलग हो गई, ठीक है, ये टूट कर अलग हो गई। ये टूट के अलग होने के कारण, ये बाहरी परत अलग होने के कारण, घूर्णन के कारण, तो इसे ही हम लोग को क्या कहा गया कि सोलर सिस्टम का इस प्रकार से निर्माण हो गया। और बाद में ये ठंडा होकर ग्रह का निर्माण किया। जो उनका जो सूर्य का भाग, जो बाहरी परत का भाग था, टुकड़ा हुआ, उनके जो टूटने के कारण फिर बाद में जाकर, अभी देखिए कहीं न कहीं ठंडा नहीं है। सूर्य एक बहुत ही गर्म तारा है। तारा उनमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होते रहता है। तो हाइड्रोजन हीलियम का संलयन जो हो रहा है, तो वह बहुत ही गर्म है। अब वह जो गर्म, जो सूर्य तारा है, तो उनसे एक भाग टूटेगा तो वो भी गर्म ही रहेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कांट महोदय ने ऐसा कहा कि यह जब गर्म तारा ठंडा हुआ, जो इनका भाग जो जो टूट कर निकला, बाहरी परत जो टूट कर निकला, तो यह ठंडा होने के कारण यह हमारा एक जो ग्रहों का निर्माण किया, ठीक है। तो ये ऐसा, फिर यह इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसा जो सिद्धांत दिया, तो यह सारे जो वैज्ञानिक, जैसा कि मैंने कल बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिक कोई भी रिसर्च करते हैं तो पहले उनका एक जो खोज भी होता है, तो उन पर बहुत सारे फीडबैक दिए जाते हैं। तो इन फीडबैक में ये निकला कि इनका सिद्धांत को अस्वीकार किया गया, ठीक है। ऐसा नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए हम लोग को नेबुला सिद्धांत, जो कि निहारिका सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला गैसीय सिद्धांत, उसके बाद नेबुला सिद्धांत। और नेबुला सिद्धांत को लाप्लास ने दिया। तो पहला जो आप लोग, जो मोनो स्टार में दो सिद्धांत है, ठीक है। पहला गैसीय सिद्धांत, उसके बाद दूसरा जो है नेबुला सिद्धांत है। और गैसीय सिद्धांत कांट महोदय जी ने दिया, और आप लोग का निहारिका नेबुला सिद्धांत जो है उनको लाप्लास जी ने दिया, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, इनके अनुसार क्या कहा है ये अब हम लोग देखते हैं। तो इनके अनुसार सूर्य का बाहरी परत ठंडी हो गई, ठीक है। इनके अनुसार आप देखिए, ये भी वही चीज कर रहे हैं। इनके अनुसार कह रहे हैं कि सूर्य का बाहरी परत ठंडी हो गई। तो ठंडी हुई, किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही। अभी भी जैसे कि आंतरिक परत गर्म बनी रही है, जैसे कि कोई भी, उनका कहना था कि बाहरी परत सिर्फ ठंडा हो गया और आंतरिक जो परत है वो गर्म रही, ठीक है। तो गर्म बनी रही, जिस कारण से इसकी बाहरी परत भाग टूटकर अलग हुई। देखिए इनका भी कहना सेम ही है कि बाहरी परत जो ठंडा हुआ वो भी टूटकर निकला। अब जो कांट महोदय जी ने कहा कि घूर्णन के कारण वो पहले टूटकर निकल गया, फिर ठंडा हुआ, और इनका कहना है कि पहले ठंडा हुआ और अंदर का परत गर्म ही रहा, और बाहरी जो परत ठंडा होने के कारण वह टूटकर निकल गया। तो इनका भी सिद्धांत जो है वो स्वीकार किया गया, जिससे कि इनका ग्रहों का निर्माण हुआ। सेम कहानी दोनों का सेम है, कि कहानी में आप लोग को कोई चेंजेस नहीं, बस शर्ते इनका दोनों का कहना यह था कि जो कांट महोदय जी ने कहा कि जो हमारा जो सूर्य है वो गर्म है। वो गर्म जब उनकी बाहरी परत टूटकर निकली, तो वो ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण किया। और जो हमारे लाप्लास जी हैं, जो निहारिका नेबुला सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो सूर्य का बाहरी परत है वो एक समय ऐसा हुआ कि ठंडा हुआ, ठीक है। ठंडा होने के कारण जो अंदर का बाहरी परत गर्म था, और बाहरी अंदर का परत जो गर्म था और बाहरी परत ठंडा था, तो ये ठंडा वाले परत टूटकर अलग हो गए। ये टूटकर जो अलग हुए, तो इनसे ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कहने का दोनों का विचार सेम था, दोनों का ही अस्वीकार किया गया। तो मोनो स्टार थ्योरी हमारा सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो आप लोग इतना तो समझ गए कि मोनो स्टार थ्योरी क्या है, नहीं है, और किन वैज्ञानिकों ने इन्हें दिया। तो आप लोग को याद रखना है मोनो स्टार थ्योरी, इसमें से दो सिद्धांत है, गैसियस और नेबुला। गैसीय सिद्धांत कांट महोदय जी ने दिया, और नेबुला सिद्धांत लाप्लास जी ने दिया। तो आगे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट थ्योरी पर। ये आप लोग का नेक्स्ट थ्योरी।
डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है, हम लोग अब पढ़ते हैं डुअल स्टार थ्योरी। पेन ले लेता हूँ, पेन। देखिए डुअल स्टार थ्योरी, तो आप लोग को डुअल स्टार थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ। अब देखिए इनका क्या कहना था कि ये जो हमारा सौर मंडल का जो भी हमारा निर्माण हुआ है, तो उनका सिद्धांत जो है दो तारों से हुआ है। तो इनका कहना जो है, अब देखिए कैसे सिद्ध हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ आप लोग बने रहें। अभी तक वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, कि आप लोग जैसे देख रहे हैं तो हमारे आपके भी दोस्त शेयर करने के बाद देखेंगे, उनको भी मदद मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहें। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग को एकदम ध्यान से, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम लिंक जो है, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। डेली एक न्यू वीडियो आप लोग के साथ आएगी, आप लोग के लिए एकदम इंफॉर्मेटिव होगी, आप लोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही रहेगा, जो कि आप लोग को एग्जाम पर्पज से दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस सिद्धांत को भी दो वैज्ञानिकों ने दिया, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सिद्धांत को भी दो वैज्ञानिकों ने दिया। तो आप लोग देखेंगे कि इस सिद्धांत को कितने वैज्ञानिक ने दिया, जैसा कि हमने देखा कि मोनोस्टार थ्योरी में भी दो दो वैज्ञानिक थे, डुअल स्टार थ्योरी में भी दो वैज्ञानिक हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक ने किन किन थ्योरी दी है। ठीक है, तो पहला, और इनका कहना था कि जो हमारे सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है, डुअल स्टार थ्योरी में क्या क्या कहा गया है कि हमारे जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है, तो यह दो तारों से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि चैम्बरलिन, देखिए चैम्बरलिन जो है, जो पहला वैज्ञानिक थे, इसमें भी दो वैज्ञानिक हैं, तो पहला वैज्ञानिक चैम्बरलिन, इनके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। ठीक है, हमारे जो सूर्य है उनके समीप एक विशाल तारा था। ठीक है, जिसके गुरुत्वाकर्षण से, मतलब कि जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के जो ऊपरी भाग टूट गया, और सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब हो गया है। ठीक है, और ऊपरी भाग अलग हुए, इनका भी कहना सेम था। देखिए कि सूर्य के बाहरी परत टूटे, लेकिन इसमें एक चीज ऐड की है उन्होंने, कि तारा उनके पास दो, देखिए हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, तो सूर्य जो भी, देखिए आप लोग को एक मिनट एक स्लाइड में बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कि आप लोग का, जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और एक तारा एक और है, ये भी स्टार है। ठीक है, हमारा ये सन है। ठीक है, ये सन जो हमारे जो स्टार है, तो कहीं ना कहीं यदि सन, इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, तो ये सूर्य से भी बड़ा होगा तारा। ठीक है, ये सूर्य से भी बड़ा होगा कि नहीं, आप लोग जब जानते हैं कि देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या, कल भी मैंने बताया कि किसी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, तो उनका जो सूर्य से यदि कोई, देखिए यदि हमारा सूर्य से भी बड़ा है, जिनका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तो वो खींच सकता है अपनी और, खींच सकता है। तो ये इनका यदि ज्यादा है, तभी तो ये अपना खींच सकते हैं, तो सन से ज्यादा इनका होगा, है कि नहीं। तो ये सन से ज्यादा इनका होने के कारण, ये सन का जो बाहरी परत है, इनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण, जो सन का बाहरी परत है उनको अपनी ओर खींच लिए। ठीक है, तो उनको अपनी ओर खींच लिए, देखिए आगे क्या कहते हैं, ये उनको अपनी ओर खींच लिए, तो बाहरी परत अलग हो गया। अब देखिए, जिसमें से वो, देखिए जिससे सौर मंडल का निर्माण, देखिए उनका बाहरी परत अलग हो गया, और जिनसे उनका सौर मंडल का निर्माण हुआ। मतलब कि देखिए, आप लोग देख रहे हैं जैसा कि, देखिए सन का जो बाहरी परत है, इनका जो बाहरी परत है, यह बाहर इनके गुरुत्वाकर्षण है, ये बड़ा स्टार है, और इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका जो बाहरी क्षेत्र है वो खींचा चला गया, तो खिंचाएगा तो गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो खिंचाया, और खिंचाया तो इनसे एक अलग ही निर्माण हो गया, इनसे एक प्लानेट का निर्माण हो गया। तो ये इनका बाहरी परत से ही, इनका भी कहने का सेम है, लेकिन इनमें एक जोड़ दिया क्या, इनके बगल में एक स्टार था जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, और इनके गुरुत्वाकर्षण से यह, इनके बाहरी सूर्य का बाहरी परत निकल गया, जिससे कि उनको खींचा चला गया, और इनसे एक सौर मंडल का निर्माण हो गया। तो आपको, आप लोग को चैम्बरलिन का कहना भी क्या था, सेम था, बस एक स्टार का इसमें ऐड हुआ है। तो डुअल स्टार थ्योरी आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि क्या है इनका, अब सेकेंड वाले पे, सेकेंड साइंटिस्ट जो थे, जीन्स थे, इनके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था, इनके अनुसार भी सेम है भाई, जिनका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया। ठीक है, इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, तो एक बहुत बड़ा तारा था, इनका भी गुरुत्वाकर्षण अधिक था, इनको बाहरी परत खींच लिया गया। जब
यह तारा सूर्य के समीप आ गया तो उनके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हमारे बड़े ग्रहों का जो निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ, जीन्स महोदय ने भी सेम कहा कि एक सूर्य के बगल में एक बड़ा तारा था जिनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था, जिनसे उनके बगल में जब आ गए, वो तारा जब सूर्य के बगल में आए तो उनका जो बाहरी परत है उनको खींच लिया। उनके टूटने के कारण जो टूट तो गया, उनके टूटने के कारण हमारा जो सोलर सिस्टम का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की जो संरचना है उनसे बिल्कुल भिन्न है। हमारा जो सूर्य की संरचना है, जो बनावट है, और हमारे जो ग्रहों की संरचना है उनसे एकदम भिन्न है। इसीलिए यह मोनोस्टार थ्योरी और डुअल स्टार थ्योरी को दोनों को नकार दिया गया। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। डबल स्टार को हम लोग जान जाते हैं क्या होता है डबल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जो सौर मंडल का निर्माण हुआ, ठीक है, सौर मंडल का निर्माण हुआ सूर्य के अतिरिक्त दो तारे से हुआ। देखिए ये सूर्य है अपना, मान लीजिए ये सन है, और एक दूसरा तारा है, एक दूसरा और तारा है। ठीक है, तो ये दूसरा तारा, तो एक तारा के विस्फोट होने के कारण जो हमारा दूसरा तारा है, तो एक तारा विस्फोट हुआ, ये विस्फोट होकर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, इधर उधर बिखर गया, ये इस तरफ फैल गया। ठीक है, तो इनके जो फैलने के कारण जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण था, ये नजदीकी तारा हो सकता है, तो ये नजदीकी होने के कारण इनका जो गुरुत्वाकर्षण था, सन का जो गुरुत्वाकर्षण था, यह इनके जो टुकड़े थे, इनके टुकड़े को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, और ये अपनी ओर खींचने के कारण ये एक अरेंज हो गया कि हमारा एक सिस्टम में सारा अरेंज हो गया। जो टुकड़ा ज्यादा छोटा था वो पास आ गया, जो टुकड़ा थोड़ा बड़ा था वो दूर रह गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जिस प्रकार से अच्छी थी सूर्य की, उन टुकड़ों को अपने पास खींच लिया। तो बहुत सारे टुकड़ों को खींच लिया, और यह टुकड़ा कहीं ना कहीं हमारे प्लानेट का निर्माण किया। तो यह जो हमारा जो दूसरा तारा था, और इनका कहना भी था कि और सूर्य के समीप आ गया, उनसे ग्रहों का निर्माण, और जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। हो सकता है कि कहा जाता है कि ब्लैक होल में विलीन हो गया, ऐसा माना जाता है कि दो सन थे, दोनों सन जो थे, मतलब कि दोनों जो तारे थे, सन नहीं थे, दोनों तारों का एक में विस्फोट हुआ और दूसरा ब्लैक होल में विलीन हो गया। तो यह विलीन होने के कारण हम लोग देख रहे हैं कि यह विलीन होने के कारण हमें नहीं दिखाई पड़ता है कि हाँ हमारे आसपास में कोई तारा भी है। ठीक है, तो यह डबल स्टार थ्योरी इनका यही कहना था, और इनका जो यह तो किसने दिया था, लिलिटन जी ने। तो लिलिटन जी ने यह सिद्धांत को दिया था, तो आप लोग को याद रखनी है कि किसने दिया, कि लिलिटन ने दिया इस सिद्धांत को। आगे हम लोग चलते हैं कि सौर मंडल। अब हम लोग सौर मंडल के बारे में जानते हैं कि देखिए सौर मंडल में सूर्य तथा उसके आसपास, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह आकाशीय पिंड के सौर मंडल कहते हैं। तो आकाश पिंड का सौर मंडल में क्या होते हैं हमारे, कि सूर्य उसके आसपास में जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्कापिंड है, ये सारे जो बॉडी जब एक बार इनके समूह को, हमारे आकाश पिंड में इनके समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल प्रणाली का खोज किसने किया, कॉपरनिकस। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सौर मंडल जो प्रणाली है, इनका खोज किसने किया, तो इनका खोज कॉपरनिकस ने किया। तो आप लोग को याद रखनी है, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। जो हमारा सौर मंडल है, हमारा जो सौर मंडल है, इनके केंद्र में कौन है, इनके केंद्र में सन है। तो हमारा सौर मंडल के केंद्र में कौन है, तो आप लोग को याद रखना है कि सूर्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। सौर मंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है। सौर मंडल के जनक तारा के रूप में सूर्य है। तो जनक तारा के रूप में सूर्य को कहा जाता है। पेरेंट स्टार किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का पेरेंट स्टार किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है। और सौर मंडल के केंद्र में कौन है, सूर्य है। सौर मंडल का खोज किसने किया, कॉपरनिकस ने किया। और सौर मंडल में क्या क्या है, धूमकेतु है, उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, ग्रह है। तो इन सारों का समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य के चक्कर परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। मतलब परवलयाकार, आप लोग जानते हैं, सब्जी तो आप लोग सब खाते हैं, परवल का आकार देखे हैं आपने, इलिप्टिकल शेप। जो इलिप्टिकल शेप होते हैं, इलिप्टिकल, देखिए हम लोग का जो परवल होता है इस प्रकार से इलिप्टिकल शेप होता है। तो जो हम लोग का जो सौर मंडल में सभी पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो वो परवलयाकार लगाते हैं, मतलब कि इलिप्टिकल शेप में। सॉरी पाराबॉलिक, सॉरी सॉरी सॉरी, पाराबॉलिक, इनको पाराबॉलिक पाथ पे लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, पाराबॉलिक मैंने
थोड़ा इलिप्टिकल बोल दिया, लेकिन हाँ पाराबोलिक शेप में लगाते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। सूर्य, सूर्य के बारे में जानना चाहते हैं आप लोग, तो सन को आप लोग सब देखते हैं, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौर मंडल के बीच में स्थित है, ठीक है। तो सूर्य हमारे क्या है, सौर मंडल के बीच में स्थित है। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के बीच में स्थित क्या है, सूर्य है। तो आप लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। सौर मंडल, सूर्य जो सूर्य है हमारे सौर मंडल का प्रधान होता है। तो हमारे सौर मंडल जो है, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का प्रधान है। तो हमारे प्रधान कौन है, देख रहे हैं, ये राजा का इस प्रकार से चश्मा लगा के खिलखिला रहा है, क्योंकि क्या है, ये प्रधान है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। यह हमारी आकाश गंगा है, जैसे कि कल मैंने बताया था मिल्की वे, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं तो मिल्की वे में रहते हैं। तो यह जो हमारे आकाश गंगा है, उनका जो आकाश गंगा है उनका लगभग 1,000 वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। यह हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो हमारी मंदाकिनी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाश गंगा से के चारों ओर 250, ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से परिक्रमा करता है। ये मैंने कल भी बताया था आप लोग को। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो हमारी जो आकाश गंगा है, तो उनके केंद्र को पूरा एकदम परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, ये सब आप लोग को याद रखना है कि कितना किलोमीटर के स्पीड से हमारे सन जो रिवॉल्व करता है, परिक्रमा लगाते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि अब हमारे आकाश गंगा की जो परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, ये आप लोग को बताना होगा कि 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है। और 26,000 वर्ष मतलब कि प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सूर्य अपने जो गैलेक्सी है उनसे दूर है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनका व्यास 13.92 किलोमीटर, लाख किलोमीटर है। 13, इनका व्यास यदि पूछा जाए 13.92 लाख किलोमीटर इनका जो व्यास है, ठीक है। व्यास, व्यास क्या कहते हैं, इनका व्यास क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे क्या कहते हैं, इनका डायमीटर। जो सूर्य का जो डायमीटर है, देखिए ये सूर्य है, इनका डायमीटर ये वाला पूरा इनका जो जो व्यास है, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लिए कि 3.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। देखिए हमारे जो प्रकाश जो है, सूर्य का जो प्रकाश हमारे पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है, ठीक है। हमारे पास जो पहुंचती है उनका लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में है, ठीक है। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि तारों में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, तो सूर्य में भी। और ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है, और सूर्य अपने अक्ष में, हाँ, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और एक पॉइंट देखिए कि सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है कि जो अपने अक्ष पर सूर्य जो घूमता है, तो अपने अक्ष पर घूमता है, घूर्णन करता है। तो घूर्णन जो करता है पूरब से पश्चिम की ओर करता है, ठीक है। नहीं, घूर्णन नहीं करता है, यहाँ रिवॉल्व, ये आप लोग परिक्रमा करता है जो पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। तो हमारा जो इसकी घूर्णन अवधि जो है भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। मतलब कि हमारा जो 25 पृथ्वी दिवस है, तो अर्थ डे है 25, जो अर्थ डे है, तो उनके जो भूमध्य रेखा हमारा भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए सूर्य की संरचना को देखेंगे कि हाँ सूर्य की संरचना कैसी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सन। देखिए सूर्य की संरचना, एक आंतरिक संरचना, एक बाहरी संरचना, और तीनों दोनों में तीन तीन भाग हैं। तो पहला जो आंतरिक संरचना, उसका पहला भाग जो है कोर है, कहलाता क्या है, कोर। पहला जो भाग है आंतरिक संरचना का, उसे हम लोग कोर कहते हैं। दूसरा भाग जो है रेडिएटिव कहते हैं, ठीक है, रेडिएटिव कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा भाग जो है कन्वेक्टिव जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्वेक्टिव जोन। आप लोग को सारे नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो भी है
सन है उसका आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया। पहला कोर, फिर दूसरा कन्वेक्टिव जोन, फिर उसके बाद रेडिएटिव सेकेंड में रेडिएटिव जोन, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग का बाहरी भाग भी पढ़ना है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखिए हम लोग बाहरी भाग भी पढ़ेंगे। देखिए, ये आप लोग का कोर हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, ये कन्वेक्टिव जोन हो गया। उसके बाद फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर, उसके बाद एक कोरोना भी है, इसमें नहीं दिया गया कोरोना भी, देखिए यहाँ पर। ये सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। ये फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, उसके बाद कोरोना। यहाँ पे देखिए कोर है, रेडिएटिव जोन है, ये कन्वेक्टिव जोन है। ये तीनों जो है आप लोग का आंतरिक भाग है, और ये तीनों जो है बाहरी भाग है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, इसके थ्योरी पर कुछ अमल करते हैं। क्या क्या ये सूर्य जी बोलते हैं आंतरिक कोर। देखिए कोर और इनका जो टेम्परेचर है, कोर का जो टेम्परेचर है, आंतरिक जो संरचना है सूर्य का, कोर का जो 15 मिलियन सेल्सियस है। तो आप लोग को याद रखनी है कि जो तापमान है कोर का वो 15 मिलियन सेल्सियस है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होना है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होते रहता है, या प्लाज्मा अवस्था में रहता है, जैसा कि मैंने बताया था तारे के अंदर प्लाज्मा अवस्था में ईंधन का कार्य करती है। ठीक है, यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। मतलब न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है, इनकी जो क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, यहीं पर होती है। कोर में ही न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। इसका अपार ऊर्जा जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने फ्यूज करना, फ्यूज मतलब कि रिएक्शन करके फ्यूज करना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो फ्यूजन होती है तो कोर में ही होता है, और यहाँ से अपार ऊर्जा निकलती है, क्योंकि ईंधन का कार्य करती है ये एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल। तो कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है, जो रेडिएटिव जोन पर दिखती है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारा जो सूर्य जब जब सूर्य के कोर में जब नाभिकीय मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, रिएक्शन होता है, तब वहां से बहुत ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के साथ साथ जो बहुत सारे किरणें भी निकलती है, जैसे कि अल्फा एक्स रेस, गामा रेस, फोटॉन्स, बहुत सारे किरणें हमारे सूर्य के न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद निकलती है। तो इनका असर रेडिएटिव जोन में दिखता है। और यह इनके जैसे कि बहुत सारी जो किरणें निकलती है, तो इनका कहाँ पर दिखता है, फलस्वरूप इस प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती है और रेडिएटिव जोन में दिखती है। तो यह जोन में दिखती है, रेडिएटिव जोन में। यहाँ से आप लोग को पूछा जाएगा कि एक्स रेज, जितने भी किरणें निकलती है सूर्य से, एक्स रेज, फोटॉन्स, गामा रेज, अल्ट्रा रेज, सब चीज जितना भी रेज निकलती है, तो वो किस लेयर से निकलती है, तो आपको तो बताना होगा रेडिएटिव जोन से। ठीक है, रेडिएटिव मतलब कि रेडिएशन। ठीक है, इससे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आपको कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा याद करने में मदद मिलेगी। कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल। ठीक है, संवहन मंडल, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये संवहन मंडल जो है सूर्य के तीन परत है, जैसे कोर हो गया, कन्वेक्टिव जोन हो गया, उसके बाद जो लेयर है कन्वे ये रेडिएटिव जोन। पहले कोर हो गया, फिर रेडिएटिव जोन, उसके बाद जो है कन्वेक्टिव जोन। तो इस पर जो है हाइड्रोजन के लेयर पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लेयर जो पाए जाते हैं, तो जो अंदर और जो अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से देखिए, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े, कोर पढ़ लिए, कोर पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, रेडिएटिव जोन हो गया। ठीक है, रेडिएटिव जोन हो गया। उसके बाद हम लोग जो पढ़े हैं, उसके बाद जो है कन्वेक्टिव हो गया, कन्वेक्टिव जोन हो गया, ये कन्वेक्टिव। तो अंदर की ओर ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये जो इसमें हाइड्रोजन का लेयर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हाइड्रोजन का इस प्रकार से लेयर पाया जाता है, हाइड्रोजन का इस प्रकार से लेयर पाया जाता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और बाहर की ओर एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, बाहर की ओर हमें छोटे छोटे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखनी है कि है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के लेयर पाए जाते हैं, जो कि अंदर की ओर बड़े और बाहर की ओर छोटे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बीच से ऊर्जा के आगे संवहन होती है। तो इन्हीं के बीच से क्या होती है, ऊर्जा संवहन होती है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि ऊर्जा इन्हीं के बीच से संवहन होती है।
इन्हीं के बीच से ऊर्जा संवहन आगे संवहन होती है। तो आप लोग को 3 लेयर मैंने बताया, जो कि कोर, उसके बाद रेडिएटिव जोन, उसके बाद आप लोग को कन्वेक्टिव जोन। तो कोर में क्या होती है, जो कि 15 बिलियन, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर कैसे होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन के कारण वहां से ऊर्जा रिलीज होती है, और यह ऊर्जा पूर्व में रिलीज होती है, और यहीं पर उनका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ से यह संलयन अभी जो संलयन की जो अभिक्रिया होती है यहाँ से प्रारंभ होती है और यहीं पर होती है। और इन्हीं के वजह से तो यहाँ से बहुत सारे रेज निकलते हैं, और इनका असर, फलस्वरूप इनका असर जो है रेडिएटिव जोन पर दिखता है कि यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो रेडिएटिव जोन से बहुत सारे किरणें, जो कि अल्ट्रा रे, गामा रेस, प्रोटॉन, सारा जो है वहां से निकलती है। तो आप लोग को बताना है कि सेकेंड में रेडिएटिव जोन जो है वहां से क्या होती है, वहां से किरणें निकलती है बहुत सारी। थर्ड में क्या होती है कि अंदर की ओर, जो थर्ड का जो कन्वेक्टिव जोन है वहां पर अंदर की ओर बड़े बड़े हाइड्रोजन के सेल होते हैं, और बाहर बढ़ते जाएंगे, वहां पर छोटे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। और यहीं से सारी ऊर्जाएं संवहन करती है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं कि सोलर फ्लेम, ठीक है, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला को हम लोग जानेंगे, देखिए इस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से ज्वाला निकल रही है सूर्य से, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इसको, सौर ज्वाला को। देखिए सौर ज्वाला जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक जैसे एक समान ऊर्जा निकलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा कभी कभी ऊर्जा बन जाती है, ठीक है। तो वह सूर्य के, देखिए जब ऊर्जा बन जाती है तो वह तीनों परत को पार करके जो हाइड्रोजन के सेल को चीरती हुई सूर्य के सतह को छोड़कर सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है। देखिए सोलर फ्लेम क्या होता है, कि सोलर फ्लेम यह होता है कि जब हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा ऊर्जाएं निकलती है, जब ऊर्जा बनती है तो यह ऊर्जा तीनों लेयर को चीरते हुए बाहर की ओर आ जाती है, और बाहर की जो ओर आती है तो यह हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और यदि, देखिए उसके बाद उसमें भी कंडीशन है, देखिए क्या होता है, उस ज्वाला के पास यदि तापमान कम होती है तो उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है। यदि हम उसके पास तापमान कम रहेगी तो ऊर्जा भी कम रहेगी। आपको पता है कि तापमान, उसके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां से ऊर्जा बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, तो उसे सूर्य वापस खींच लेता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, उनके पास टेम्परेचर है ही नहीं, उनके पास ऊर्जा नहीं है। अच्छा, आपके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो आपको क्या, कोई नहीं खींच लेगा, एकदम खींच लेगा। तो वही सूर्य के साथ भी होता है, कि सूर्य के साथ जो होता है कि उनकी जो ऊर्जा है, जो जो ऊर्जा निकल रही है, उनके पास यदि बहुत कम ऊर्जा है, उनके पास ऊर्जा कम रहने के कारण, उनका टेम्परेचर कम रहने के कारण सूर्य उसको वापस खींच लेता है। और यदि, देखिए यदि उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है तो वह सौर मंडल में दूसरे ग्रह तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि यह दूसरे ग्रह तक पहुंच जाता है, ठीक है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिर जाता है। किंतु देखिए, जब बहुत ज्यादा गुरुत्व जैसे पृथ्वी से गुजर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का भी अपना है, तो पृथ्वी का जो अपना है गुरुत्वाकर्षण, यदि उसका ज्यादा रहा तो खींच लेता है अपनी ओर। लेकिन इसमें भी एक एक हमारे वायुमंडल का भी रोल होता है, ठीक है। वायुमंडल आप लोग जब पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोग को वायुमंडल चैप्टर, तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो वायुमंडल इसको है ना विचलित कर देता है, इसको एकदम उछाल के फेंक देता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी को जलने से रोकता है, ठीक है। कभी कभी जो होता है कि ये सब हमारे पृथ्वी में खींचे चले जाते हैं, लेकिन और कहीं कहीं देखते हैं बहुत बड़ा ग्रेट, मतलब कि गड्ढा उड्ढा हो जाता है, ये सब कारण से। और यही सब गिरने के कारण से होता है, कहीं तारा टूट जाते हैं। तो यह जब पृथ्वी के पास से गुजरता है तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वो अपनी ओर खींचता है, और हमारा वायुमंडल इससे रक्षा करता है, ठीक है। और इसको क्या करता है, वायुमंडल इसको छिलका के दूसरी ओर फेंक देता है, ठीक है, और पृथ्वी को जलने से रोकता है, ठीक है। तो इसके कारण 3 घटनाएं भी होती है। तो आप लोग को 3 घटनाएं जो हैं, आप लोग को ध्यान में रखनी है कि क्या क्या होती है। पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है, तो आप लोग को देखना है कि पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है। पहला है, देखिए इसे यदि यह होता है तो इससे क्या होगा, पृथ्वी पर संचार में बाधा आएगी, ठीक है। और एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वल्सर भी कहते हैं, ठीक है। और एक ध्वनि ध्वनि भी होती है जिसे हम लोग वल्सर भी कहते हैं। और एक पॉइंट और है कि एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड नंबर, आप लोग का थर्ड नंबर क्या देखेंगे
कि रंगीन एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। ठीक है। और उत्तरी और यदि यह उत्तरी और गिरती है तो इसे हम लोग अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और यदि यह दक्षिणी और गिरती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, सॉरी। ठीक है, लिखते हैं आगे। यदि उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध पर गिरती है तो इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और यदि यह दक्षिणी गोलार्ध पर गिरते हैं तो इसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। ठीक है, ट्रियोलिस कहते हैं। देखिए, हमारे पृथ्वी के दो भाग, मतलब कि हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यदि यह उत्तरी गोलार्ध में गिरते हैं तो इसको अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और यदि यह दक्षिणी गोलार्ध में गिरते हैं तो इनको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। देखिए, आप लोग को याद कैसे करना है कि इसको दक्षिणी में है ऑस्ट्रेलिया से याद करना है कि ऑस्ट्रियोलिस होते हैं, और ये अरोरा बोरियोलिस कहते हैं जिसके कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो आप लोग को यह पॉइंट एकदम याद रखनी है। ठीक है, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। इसे एक अरोरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। यदि यह उत्तरी गोलार्ध में गिरते हैं तो इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और यदि यह दक्षिणी गोलार्ध में गिरते हैं तो यह अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सोलर फिल्म में आप लोग को ये पॉइंट दोनों याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में कौन गिरते हैं और इसे क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस, और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस जो है दक्षिणी गोलार्ध में गिरते हैं। तो ये आप लोग को पॉइंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, देखिए अब हम लोग सोलर स्पॉट पढ़ते हैं कि स्पॉट क्या होता है, सोलर स्पॉट। ठीक है, देखिए, वह ज्वाला जिसका तापमान कम हो। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि तापमान कम होता है तो उसको वापस खींच लेता है। ठीक है, ये उस ऊर्जा तापमान कम हो तो उनके पास ऊर्जा भी कम होगी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि उसके पास ऊर्जा भी कम ही होगी। जो सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण से अपने पास खींच लेता है, यह दो सेल के बीच खाली जगह के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, दो सेल, जैसे कि जो मैंने बताया कि आपका जो बाहरी जो थर्ड लेयर होता है, थर्ड लेयर क्या होता है आप लोग का? कन्वेक्टिव जोन, उसमें हाइड्रोजन का लेयर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का लेयर के कारण, हाइड्रोजन का जो दो लेयर के बीच में जो गैप होती है, उनके बीच में खाली जगह होता है, उससे वह अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जब वह अंदर प्रवेश करता है तो उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो हमारा जो सौर ज्वाला का तापमान होता है वो 6000 डिग्री का सेल्सियस होता है, और यदि वो ठंडी होती है, मतलब कि उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसका तापमान कम हो जाता है, तो उसका तापमान जो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उससे सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण से वापस खींचता है, और वापस खींचने के कारण जो कन्वेक्टिव जोन है, उसका जो हाइड्रोजन का लेयर है, उसके बीच में जो दो हाइड्रोजन लेयर के बीच के गैप से उसे वापस खींच लेता है। ठीक है, तो इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, अतः यह एक धब्बा के समान हमें दिखता है। तो हमें कितना टेम्परेचर होता है आप लोग को याद है कि एक सौर ज्वाला का तापमान जो होता है, सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वह जब बाहर आते आते कहीं ना कहीं वो ठंडा पड़ जाएगी, उसका एनर्जी बहुत कम लूज हो जाता है। यदि 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तो उसे वापस खींचता है, और कन्वेक्टिव जोन के हाइड्रोजन लेयर, दो हाइड्रोजन लेयर के बीच से यदि वापस खींचा चला जाता है
तो वह वहां पर वह एक धब्बे के समान दिखाई जाती है, जिसे हम लोग सौर कलंक भी कहते हैं। तो सौर कलंक किसे कहते हैं, आप लोग यहाँ देख लिए कि सौर कलंक किसे कहते हैं, मैंने समझाया आप लोग को सौर कलंक किसे कहते हैं। तो प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को आम्बरा कहते हैं, ठीक है, आम्बरा कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को क्या कहते हैं, आम्बरा कहते हैं, और तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसे हमें पुनुब्रा कहते हैं, ठीक है, पुनुब्रा कहते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना, आम्बरा और पुनुब्रा किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, आम्बरा और पुनुब्रा। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि सौर के जो ब्लैक वाले होते हैं उसे आम्बरा कहते हैं, और उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है उसे हम लोग पुनुब्रा कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग सोलर स्पोर्ट पढ़ लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि सन स्पॉट साइकिल। देखिए सन सौर ज्वाला जो होता है, सौर ज्वाला सूर्य के विश्वत रेखा जीरो से, सूर्य का जो विश्वत रेखा है उसके 0 से 40 डिग्री के बीच जो 0 डिग्री है और 40 डिग्री उसी उसी अक्षांश के दिशा तक जाता है, ठीक है। उसका कहा जाता है कि उसे 0 डिग्री और 40 डिग्री जो सौर का विश्वत रेखा है, तो उन्हीं के बीच में वह दिखा जाता है, ठीक है। इसे जाने में 5.5 वर्ष और आने में 5.5 वर्ष लगता है। अतः यह जो सन स्पोर्ट है, जो सन एक स्पोर्ट का साइकिल जो होता है, देखिए यदि सूर्य में अधिक ज्वाला निकला, इसे जाने में जो बाहर निकलने में उसमें जो सौर कलंक होता है, जो सौर कलंक जो होता है उसमें क्या होता है, जाने पहले बाहर गया, बाहर जो गया उसके 5.5 वर्ष लग जाता है उसे बाहर जाने। और यदि वह वापस आता है, यदि वो वापस खींचा चला जाता है अंदर, उससे भी 5.5 वर्ष लगता है। तो आने और जाने की जो प्रक्रिया होगी टोटल एक मतलब कि पूरा 11 साल का हो गया, मतलब कि। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि एक सोलर स्पोर्ट वन साइड एक, देखिए, अतः एक सन स्पोर्ट साइकिल 1 वर्ष का होता है, ठीक है, 1 वर्ष का होता है। तो 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था। देखिए हमारे जो 2013 में है उसे 23 साइकिल पूरा हो चुका, वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। तो एक साइकिल में 11 वर्ष में होता है, तो 100 सोलर स्पोर्ट, देखिए एक साइकिल में 11 ईयर में होता है एक साइकिल, तो 100 स्पोर्ट साइकिल सोलर इवेंट कहलाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सोलर इवेंट जो होता है 100 स्पोर्ट साइकिल को कहते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक आर्क पर आते हैं, ठीक है। तो एक साइकिल में कितना, जैसा कि मैंने बताया कि 5.5 साल जाने में, 5.5 साल आने में, ठीक है। तो उसे कितना 11 साल लग जाता है, तो एक साइकिल कितना में 11 साल में कंप्लीट होता है, ठीक है। जो एक साइकिल जो 23वां साइकिल जो था, पूरा टोटल 23वां साइकिल 2013 में हुआ था, और 24वां साइकिल अभी चल रहा है, ठीक है। तो 2013 मतलब कि 2024 में आपको दिख सकता है, ठीक है। 11 साल आप लोग जोड़ेंगे, 23वां से चल रहा है तो 2024 में आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक आर्क पढ़ाते हैं, चुंबकीय ताप। जब सन स्पॉट बनता है, ठीक है, तो वहां पर चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। वहां पर क्या होती है, चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय क्षमता को किरणें, देखिए चुंबकीय किरणों के ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। मैग्नेटिक क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि मैग्नेटिक आर्क क्या होता है, कि जब सोलर स्पॉट जब बनती है तो वहां की चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। तो ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक आर्क कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपसौर को जानेंगे, ठीक है। देखिए अपसौर मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि बताना था पृथ्वी के पास, लेकिन पृथ्वी जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बताना था, लेकिन अभी समझा देता हूँ। देखिए कि अपसौर एपिहीलियम, देखिए एपिहीलियम किसे कहते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसे अपसौर कहते हैं। जब देखिए सूर्य है, सूर्य अपने जगह पर है, सूर्य क्या अपने जगह पर और पृथ्वी अपने जगह पर, जब 15.21 करोड़ जब बढ़ जाएगी, उसकी दूरी 15.21 करोड़ दूरी बढ़ जाएगी, करोड़ दूरी बढ़ जाने के कारण अपसौर कहलाता है। वहीं यदि उसका 14.70 किलोमीटर मतलब 14.70 करोड़ जो घट जाती है, उसकी दूरी 14.70 करोड़ घट जाती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे अपसौर और उपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। वहीं उपसौर किसे कहते हैं, पेरिहीलियन। जब
सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। अच्छा देखिए एक बात बताइए, जैसा कि एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे सन है, एक मिनट, ये हमारा सन है कि नहीं, ये हमारा अर्थ है, ये परवलय कार मतलब कि पाराबोलिक जो अपने एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर घूम रही है। तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा, देखिए ये परवलय कार है, इस प्रकार से सन है, कहीं ना कहीं इसकी देखिए कितनी दूरी है, ये दूरी बढ़ रही है, ठीक है, ये दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक समय आता है कि इसकी दूरी बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं इधर की दूरी देखिए आप लोग बहुत छोटी है, तो कहीं ना कहीं इसकी दूरी घट जाती है, तो मतलब कि 15.21 करोड़ जब बढ़ जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, और वहीं 14.70 यदि घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ अपसौर और उपसौर का मतलब ये समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं कि बाहरी संरचना के सूर्य के आधार पर तीन भागों का वर्गीकृत, ठीक है। तो अब उनके तीन भाग, बाहरी संरचना कैसी होती है तो आप लोग यहाँ पे जानेंगे कि देखिए पहला है फोटोस्फीयर। हम लोग क्या जानते हैं कि फोटो, इसे सूर्य से दिखाई या सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है फोटोस्फीयर, ये सूर्य से दिखाई देता है। क्या आप लोग कोर को देख सकते हैं? नहीं, आप लोग रेडिएटिव जोन को नहीं देख सकते हैं, कोरोना को, ये रेडिएटिव जोन को नहीं देख सकते हैं, कन्वेक्टिव जोन को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश मंडल जो फोटोस्फीयर है उसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कि इसे, इसमें फोटोन की अधिकता पाई जाती है, तो इसमें क्या होती है, फोटोन की अधिकता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, फोटोन की अधिकता, ठीक है। हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि इसमें फोटोन की अधिकता, वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, पहला हम लोग क्या पढ़े, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, उसके बाद कोरोना, ठीक है। यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है, बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है, मध्य भाग यदि आंतरिक परत के आधार पर पूछा जाए आपसे तो आप लोग रेडिएटिव जोन कहेंगे, लेकिन बाहरी परत के आधार पर यह मध्य भाग है, क्रोमोस्फेयर, ठीक है। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका तापमान कितना होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, क्रोमोस्फेयर ने गैस के उठते प्रवाह को इस स्पिक्यूल कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोस्फेयर में गैस के उठते प्रवाह को क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखने की, स्पिक्यूल्स किसे कहते हैं, गैस जो क्रोमोस्फेयर में गैस के उठते प्रवाह को उसे स्पिक्यूल्स कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, इसे सूर्य का क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो सूर्य का वायुमंडल क्रोमोस्फेयर कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि क्रोमोस्फेयर को सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, वर्णमंडल। अब हम लोग क्रीटिया, कोरोना भी देखिए, अब थर्ड में क्या है, कोरोना, ठीक है। यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है, इसे केवल सूर्य ग्रहण के सामने ही देखा समय ही देखा जाता है, ठीक है। कोरोना को हम लोग कब देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय ही, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय हमें कोरोना को दिखाई पड़ता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, यह सूर्य के सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है, इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका तापमान कितना होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि बाहरी परत की संरचना, आंतरिक परत की संरचना, आप लोग सोलर स्पॉट देख चुके हैं, सोलर फ्लेम देख चुके हैं, सोलर स्पॉट का साइकिल क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आप लोग ये देख चुके हैं। अब रिमेम्बर पॉइंट कुछ कुछ आप लोग को देखनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आप लोग को याद करने योग्य है सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य में 75% हाइड्रोजन तथा 24% हीलियम और अन्य तत्व 1% होता है। तो आप लोग को याद रखना है, 75% हीलियम हाइड्रोजन होता है, उसके बाद 25% हीलियम होता है और 1% अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32 टाइम्स है, 1000 गुना है, ठीक है। इसका 3,32,000 गुना है, ठीक है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है, तो पृथ्वी सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी से 28 गुना है, तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। सूर्य का घनत्व तो पृथ्वी से 20 गुना है, तो सूर्य का जो घनत्व है उसका जो डेंसिटी है उसका 20 गुना है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि 20 गुना है पृथ्वी से। और सूर्य के प्रति सेकंड 1026 जूल ऊर्जा निकलती है। तो कितनी ऊर्जा निकलती है आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1026 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, ठीक है।
तो घूर्णन किस प्रकार से करता है वह? पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। और सूर्य का विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है, तो यह 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का जो विषुवत रेखीय भाग है 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। और सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो सूर्य और पृथ्वी का जो औसत दूरी है 14.96 किलोमीटर है। सूर्य में ऊर्जा नाभिक के संलयन से उत्पन्न होती है। तो सूर्य और एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि एपिसिड लाइन आप सौर और उप सौर से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि इस प्रकार से होता है और हमारा सूर्य इस प्रकार से, तो हमारा सूर्य इस प्रकार से, तो आप लोग जानते हैं कि जब दोनों रेखा मिलती है, जो एक दूरी ज्यादा होती है और एक दूरी कम होती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि एपिसिड लाइन कहते हैं। तो एपिसिड लाइन किसे कहते हैं? अपसौर और उपसौर से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एपिसिड लाइन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे दोस्तों। देखिए, ग्रह, प्लानेट। देखिए, आज के लिए इतना ही। ग्रह, हम लोग प्लानेट से जो स्टार्ट करेंगे, आज आप लोग सूर्य के बारे में जाने, तो आज से इतना ही आप लोग के लिए। यदि वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। और कोई भी परेशानी आती है, हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं कि हाँ, आप लोगों को क्या परेशानी है। यदि कहीं मिस्टेक्स हैं तो आप लोग जरूर बताएं। और कहीं आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं हमारे से तो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू दोस्तों।